हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको आज हम वन शॉट खत्म करने वाले हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगी, चाहे वो नोमेरिकल पूछे चाहे इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट पूछे, लेकिन पूछेगी जरूर। तो इसको जरूर अच्छे से समझना है, लेकिन इसको समझने से पहले प्रीवियस वीडियो देखनी जरूरी है। अगर आपको वो समझ आ गया डिमांड वाला टॉपिक तो ये ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, आओ फटाफट इसको समझते हैं कि प्रॉपर क्या से क्या है। तो मतलब वो तो थ्योरी लिखी हुई थी जो मैंने आपको दिखाई, उसको मैंने शॉर्टकट में जो मैं अपने फ्लो चार्ट्स बनाती हूँ शॉर्ट में समझाने के लिए, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए हाजिर है। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, और ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हम अपने चैनल पे ट्रस्ट करते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने नोट्स लिए, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, उनके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। लिटरली मैसेज करके खुद ही बताते हैं कि मैम हमने स्टैटिस्टिक के नोट्स लिए थे, कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स लिए थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नोट्स लिए थे, और हमारा बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो दिल को ना बहुत खुशी होती है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, दिन रात नोट्स बनवा रहे हैं, पीडीएफ रेडी करवा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। दिल को बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। बट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करनी थी मुझे आप लोगों के साथ। बहुत सारे बच्चे जो हैं, जब वो स्टार्टिंग में नोट्स, जिन बच्चों ने पहले से नोट्स नहीं लिए हैं, जो फर्स्ट टाइम लेते हैं, तो कुछ बच्चे हैं, मैं सबकी बात नहीं करी, कुछ बच्चे जो हैं वो, उनका डाउट ये रहता है कि मैम हमें जो नोट्स है वो कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। वो पूछते हैं कि मैम जो आपने यूट्यूब पे समझाया था क्या यही नोट्स मिलेंगे? तो मैं आप लोगों को एक चीज समझा देती हूँ, ये तो आप वैसे भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर जो मैं आपको ये शॉर्ट में समझाती हूँ ये तो आप अपने पेपर में नहीं कर सकते ना। मतलब हाँ ठीक है, शेड्यूल बना सकते हो, कर बना सकते हो, लेकिन जैसे मैं आपको समझाती हूँ वहां तो आप वो नहीं लिख कर आ सकते, क्योंकि उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर के लिए मैटर लिखना पड़ता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने मेन मेन जो लाइन्स आपके एग्जाम में, जो आपको मेन लाइन लिखने के बाद जो आपको नंबर मिलते हैं वो लिखे हुए हैं, और सैंपल्स भी डले हुए हैं। इंस्टाग्राम पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैंने कुछ सैंपल्स डाल रखे हैं नोट्स के, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नोट्स के फिर से सैंपल देखने हैं तो फिर भी हम फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, बट ये डाउट जो था आप लोगों का कि मैम ये वाले मिलेंगे, तो ये तो आप देखो वीडियो देख रहे हो तो आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, और रही बात आपके मैटर की, तो यहाँ से आपको जो है ये आपके इजीएस्ट वे है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको मैटर इजीली समझ आ जाए। और यहाँ से जो शेड्यूल, कर्व, फ्लो चार्ट्स बना रही हूँ मैं, वो आप पेपर में जरूर बनाकर आए, यहाँ से भी मार्क्स गेन हो जाएंगे। और नोट्स जो आपको पढ़ने हैं, जिनको बहुत अच्छा खासा स्कोर करना है ना, तो वो नोट्स बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको डाउट क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर को। तो देखो पिछला जो चैप्टर था वो क्या था, पिछला चैप्टर हमारा था कि डिमांड जो है कब अराइज होती है, यानी कि हमें उसकी नीड है, या फिर हमें किसी रिलेटिव का हमने वो प्रोडक्ट देखा है, हमें क्रेविंग्स है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर, समझ भी लिया था कि डिमांड किस तरीके से अराइज होती है। तो बात ये आती है, यहाँ पे लिखा भी है इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी, इलास्टिक, मैं रबर बैंड की अगर बात करूँ तो आप वो देखो कितना इलास्टिक होता है। अगर मेरी मर्जी में उसको जितना जो है खींचूंगी वो उतना एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बात है। अब इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी जो है उसको हम ई डी से डिनोट करते हैं। ई कैपिटल रहेगा और डी स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। कहने का मतलब ये है कि मैंने ना इसको ना, इस डेफिनेशन को बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअल में है क्या। तो देखो भाई, प्राइस बढ़ने की वजह से, देखो एरो से समझ जाना, ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, नीचे की तरफ एरो है तो मतलब वो डिक्रीज है, कम हो रहा है। अगर मान लो इसी पेन का ले लेते हैं एग्जांपल, कि अगर हमारा पेन का जो प्राइस है वो बढ़े या फिर कम हो, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, उसकी वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, तो वही हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। फिर से समझो, ये जो है ये पहले 5 रुपए का मिल रहा था, अभी इसका प्राइस अगर 5 रुपए से कम हो जाए, लेट सपोज 3 रुपए हो जाए, 8 रुपए हो जाए, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए अगर हो जाए, क्योंकि इतना ही रख रही हूँ, ऐसा तो है नहीं ना 5 रुपए वाला पेन का प्राइस सीधा 100 रुपए पहुंच जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई पेन है ये। ठीक है, तो मैंने उतना ही एग्जाम्पल लिया और डेली लाइफ का ही लिया ताकि आपको इजिली समझ आए। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने या कम होने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो अभी आपको एक ये समझ आ गया ना, ये शेड्यूल, फिर तो समझ लो आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया। जैसे देखो प्राइस है, अब मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ इस मार्कर का। ठीक है, लेट सपोज ये मार्कर है। ठीक है, अब इस मार्कर का जो प्राइस था पहले 100 रुपए था। ठीक है,
फिर इसका प्राइस 90 रुपीज हो गया, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, तभी मैंने एरो नीचे की तरफ दिया है, ठीक है। तो इसका प्राइस जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो 100 रुपए से 90 रुपीज हो गया, 100 से 90 हो गया। तो क्वांटिटी क्या है भाई, जब हमारा प्राइस 100 रुपए था तो मैंने क्वांटिटी खरीदी 100, ठीक है। अब इसका प्राइस कम हो गया है, कम क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यानी कि 100 से 90 हो गई, तो मैं सोचूंगी भाई अभी तो सस्ता हो गया है, पहले से सस्ता हो गया है, तो क्यों ना मैं इसको ज्यादा खरीद लूं। तो भाई कितना ज्यादा, तो यानी कि 100 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 110, 120, 130, कितना भी हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं पता लगा पा रही मैं कि कितना होगा, क्या आप पता लगा पा रहे हो? डेफिनेटली नहीं पता लग रहा कि एक्चुअल नंबर यहाँ क्या आएगा। यहाँ पे कोई ट्रिक तो है नहीं कि अगर यहाँ पे 10 कम हुआ है तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। वो तो हमारी डिमांड पे फर्क पड़ता है, डिमांड पे डिपेंड करता है कि हम कितना बढ़ाएंगे भाई, 110 बढ़ाएंगे, 120, 130, कितना बढ़ाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते, तो उसी के लिए यहाँ पे कितना आएगा इतना तो पता लग गया कि भाई ज्यादा आएगा, क्योंकि प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है। ये हमने इनवर्स रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ रखा है, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है कि प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड ज्यादा, और प्राइस अगर ज्यादा हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ तो प्राइस कम हो रहा है, 100 से 90 हो गया, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, और इसको कैलकुलेट करना ही है हमें। इसी को ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कि कितना परसेंट क्यूडी में चेंज आया क्वांटिटी डिमांड, एंड प्राइस बोले तो पी, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। दोनों को डिवाइड दोगे तो पता चल जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। एग्जैक्टली पता लगाने के लिए यही फॉर्मूला हमें प्रोवाइड किया गया है जो आपके सामने है, ठीक है। और ये निकालना से ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना बढ़ गया, ठीक है। तो देखो, ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव, हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि अगर मान लो हमारी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम हुआ होगा तभी डिमांड बढ़ी है, ठीक है। और सेम उसका इनवर्स रिलेशन, इसी की वजह से ये नेगेटिव आएगा। आई होप आपको क्लियर है इनवर्स रिलेशन के अंदर। उसके बाद जो है आपको एक चीज समझानी है, डेफिनेशन, जो कि आपको मेन पेपर में लिखनी थी। मैं अगर डायरेक्ट आपको डेफिनेशन समझा देती तो आपको समझ ना आता, अब आपको पूरा समझ आएगा। देखो इलास्टिक मैंने अभी आपको रबर बैंड का एग्जांपल देके समझा दिया। कंज्यूमर है भाई, डिमांड बढ़ाएगा, देखो प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, वही वाला कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही सेम चीज है। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए, मैं बोलूं कि अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे भाई। जहां हम अपने घर में 4-4 गाड़ियां लेके निकल जाते थे, वहां अब गाड़ी निकालना बंद, अब हम जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। यानी कि हमने क्या किया, प्राइस पेट्रोल के बढ़ने की वजह से डिमांड को कम धीरे धीरे करके कम कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं जिनका प्राइस बढ़ने के बाद, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था, कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस जो था वो बढ़ गया था, प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ मेरे को, तभी मुझे पता लगेगा कि आप जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पे मैम वीडियोस बना दीजिए, और हम दिल से मेहनत करें, तो मुझे भी पता लगना चाहिए कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं और आपने पिछली वीडियो ढंग से देखी या नहीं देखी। तो कमेंट करके बताना कि किस चीज का प्राइस अभी पीछे बढ़ गया, तो मैंने एग्जाम्पल बताया भी था, ठीक है। So elasticity of demand refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factor affecting demand for that commodity। यानी कि क्या बोला गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वही है, सेम वही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, वस्तु जो है उसके परसेंटेज कितने चेंज हो रहा है डिमांड में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, और ऐसे फैक्टर जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो उन दोनों को डिवाइड देने पे देन यू कैन कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको क्लियर है। तो वही चीज लिखी हुई थी और वही मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा भी दी, ठीक है। अब जो है आ जाते हैं अपने इलास्टिसिटी की डिग्रीज पे, तो वो मैं आपको समझाती हूँ बेसिकली क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारी जो इलास्टिसिटी होती है उसकी डिग्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। तो डिग्रीज जान लेते हैं एक बारी, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे 5 डिग्रीज होती है, डिग्रीज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शेड्यूल भी बनेगा, कर्व भी बनेगा, दोनों तरीके से आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, फ्रेश पेज भी ले लिया समझाने के लिए अच्छे से। तो सबसे पहले अगर मैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूँ, तो देखो हमारी जो इलास्टिसिटी आती है ना,
वो कई तरीके से आती है। जैसे कि देखो, एक आती है कि इलास्टिसिटी जब हमारी कैसी होती है, एक से कम होगी, एक से ज्यादा होगी, जीरो होगी, इन्फिनिटी होगी। तो वो सारे के सारे केसेस के अंदर हम लोगों को यहाँ पर बताया गया है, उसी को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आती है हमारी हाईली इलास्टिक। क्या आती है? हाईली इलास्टिक डिमांड। अब ये एक्चुअल में हाईली इलास्टिक डिमांड क्यों बोली गई है, इसको समझते हैं पहले। तो इसका नाम है, एक शेड्यूल बना रही हूं पहले। तो शेड्यूल है ये, जिसके अंदर हमें सबसे पहले यहाँ दिया गया प्राइस और डिमांड, ठीक है। या आप पेपर में बना सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ प्राइस आपके रुपीज में है और उसके बाद डिमांड आपकी, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ गई, लेकिन आपको यहाँ शेड्यूल के अंदर ये लिख लेना है यूनिट्स में, ठीक है। पहले हमारा प्राइस 20 रुपए था, अब 10 रुपए हो गया, अब 100 डिमांड है और 200। लेट सपोज ये पेन है, अब पेन हाथ में है तो इसी का एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज लेट सपोज इसका जो प्राइस है ना वो 20 रुपए था, अभी इसका प्राइस ना कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया पहले से। तो डिमांड तो बढ़ेगी भाई, जाहिर सी बात है, देखो बढ़ भी रही है, आप देख रहे हो ज्यादा हो रही है, 100 से 200 हो गई, ठीक है। तो प्राइस के कम होने की वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई। यही चीज हमने समझी यहाँ पर, है ना। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो हमारा कर्व बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? देखो अभी तो मैं विदाउट स्केल बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो है आपको एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है क्वांटिटी डिमांड, मैं यहाँ ले लेती हूँ, प्राइस आपका मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो प्राइस है, लेट सपोज यहाँ पे हमारा जो प्राइस था वो पी था, ठीक है। तो हमारे यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको ये ज्वाइन किया। अभी मैं आपको पूरा बना के, एक्चुअली विदाउट स्केल बना रही हूँ इसलिए मैंने बना दिया इसको, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद यहाँ पर ये लाइंस इसलिए डाल दिया क्योंकि कंस्ट्रक्टेड समझना, ठीक है। मैंने पहले पूरी लाइन डाल दी, कंस्ट्रक्टेड मतलब ये बाद में बनाई गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एरो दिए हैं, उसके बाद ये आपका डिमांड कर्व है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले समझते हैं कि ये आपका है Q और ये है Q1। हाँ, तो भाई देखो सबसे पहली बात आती है कि हमने पहले किसको क्या ज्वाइन किया वो समझना है। तो देखो पहले आपका जो प्राइस था 20 रुपए था और क्वांटिटी कितनी थी आपकी? 100 थी। तो यानी कि आपने ऐसे बनाया, ठीक है। फिर आपका प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, तो 20 से 10 हो गया ना, यानी कि 10 पे आ गए आप, ये वाली लाइन पे आ गए, 10 पे आ गए ना। 10 से होने पे आपकी जो डिमांड थी वो 200 हो गई, बढ़ गई। यानी कि देख रहे हो डिमांड बढ़ रही है और प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो अभी समझ पा रहे हो आप कि प्राइस के गिरने की वजह से डिमांड बढ़ रही है क्योंकि आगे की तरफ बढ़ गई है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से जो हमारा कर्व बनेगा वो कैसा होगा? इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? हाईली इलास्टिक डिमांड भी बोलेंगे और मोर देन इलास्टिक भी बोलेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आएगा। और इसका जो कर्व है इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैटर कर्व है। कैसा कर्व है? फ्लैटर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका कर्व जो है वो फ्लैटर होगा, ठीक है। वैसे तो ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि जो आपका हाईली इलास्टिक डिमांड होता है उसका कर्व कैसा बनता है, फ्लैटर होता है या हाइपरबोला होता है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये वहां पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैटर को बढ़ाना है तो आपको ये पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर है कि प्राइस के गिरने की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो हमारा जो कर्व है वो हाईली इलास्टिक डिमांड होगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक कैसा होता है? तो लेस इलास्टिक के लिए मैं आपको जो है वो समझा देती हूँ। यहाँ पे कर्व बना हुआ है, मैं बनाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बना हुआ है, क्योंकि सारे बनाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक मैंने आपको समझा दिया बना के, सेम वैसे ही है। देखो प्राइस पहले 20 से 10 हो गया, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई? 100 से 120 हो गई। यानी कि पहले क्या हो रहा था, अभी पहले का केस समझो। पहले वाला जो हाईली इलास्टिक था उसके अंदर प्राइस 20 से 10 सेम ही था, ठीक है। अभी डिमांड जो है पहले देखो 100 से 200 हो रही थी, ठीक है, सीधा 100 का चेंज आ रहा था, ठीक है। और इसमें कितने का चेंज आ रहा था? 10 का चेंज आ रहा था। और इसमें 100 का चेंज आ रहा था। अभी देखो इसके अंदर प्राइस तो 10 ही चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आया 100 से 120 वो हमारा इतना चेंज नहीं आया, ठीक है। यानी कि सिर्फ 20 क्वांटिटी का चेंज आ रहा है। तो दैट मीन्स
कि ये हमारा कौन सा कर्व है, ये हमारा है लेस इलास्टिक। कौन सा है? लेस इलास्टिक, जो कि हमारा कैसा होता है? स्टीपर कर्व होता है। कैसा होता है? स्टीपर। और आप देख ही सकते हो प्राइस गिरने की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है बस थोड़ी सी बढ़ी है, जबकि पहले कितनी ज्यादा बढ़ रही थी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक डिमांड। आई होप आपको क्लियर है। और इसको इन इलास्टिक भी हम लोग बोलते हैं। इसका कर्व भी बता दिया मैंने आपको कैसा होता है। बस एक चीज और आपको मैं समझाना चाहूंगी। पहले वाला जो ये हाईली इलास्टिक था और दूसरा हमने कौन सा समझा है? दूसरा हमने समझा है लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक के केस में क्या था? हमारा कर्व कैसा था? स्टीपर था। स्टीपर कर्व। स्टीपर। अभी आपको एक चीज ये समझने वाली है यहाँ पर कि जो हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व था उसके अंदर क्या देखो, आपने यही देखा ना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि किस में सबसे ज्यादा चेंज आ रहा था? क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया। आप देख ही सकते हो डिमांड में, क्यूडी में। जब आपकी क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आता है तो उसी की तरफ एरो है, ठीक है? तो उसी को हम हाईली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब यहाँ वाले केस के अंदर क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया है कि इसमें ज्यादा चेंज किस में आ रहा है? प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है? तो आप ना इसको परसेंटेज के हिसाब से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि भाई 20 से 10 चेंज आया तो कितने परसेंट चेंज आ रहा है, 100 से 120 कितना परसेंट है। आप ना बेसिकली इसमें परसेंट देखते हो और वो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। समझाने को मैं समझा सकती हूँ बट फिर आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है? तो आप देख ही सकते हो कि इसके अंदर 100 से 120 हुआ और ये पूरा का पूरा कितना है? 50% का चेंज है, ठीक है? और यहाँ देखो कितना कम चेंज है, ठीक है? तो इस तरीके से है। तो यानी कि प्राइस में ज्यादा चेंज आए और क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आता है तो उससे को हम लेस इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं, जिसको हम स्टीपर कर्व के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड वाले पे, जो कि आपका कौन सा है? यूनिटरी इलास्टिक, जो कि किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू 1 होता है। इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये मोर देन 1 होता है, ये लेस देन 1 होता है, ये इक्वल टू 1 होता है, ये इन्फिनिटी होता है और ये 0 होता है। आई होप आपको क्लियर है। अब यूनिटरी इलास्टिक के अंदर हमें एक चीज समझने वाली है। यूनिटरी इलास्टिक का भी आपको मैं दिखा रही हूँ, सामने दिख ही रहा होगा। आई होप आपको क्लियर है, ये सब दिख रहा है। ये रहा यूनिटरी इलास्टिक। इसका पहले मैं शेड्यूल और कर्व समझा देती हूँ। शेड्यूल कैसे बना हुआ देख सकते हो। प्राइस ये रहा, डिमांड ये रही। प्राइस फिर से वही 20 से 10 में चेंज आ रहा है और डिमांड देखो 100 से सीधा 150 हो गई, यानी प्राइस के कम होते ही डिमांड में कितना चेंज आया? 50 का चेंज आ गया। तो देख सकते हो 50% का चेंज आ रहा है, ठीक है? तो जब हमारा जितनी ही डिमांड में चेंज आए, देखो यहाँ लिखा भी है, जितना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है उतना ही प्राइस में चेंज आए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, जो कि हमारा ईडी इज इक्वल टू 1 कहलाता है, ठीक है? यानी अगर हमारा प्राइस में भी 50% चेंज आए और क्वांटिटी डिमांड में भी 50% चेंज आए, मैंने तो जैसे एग्जांपल दिया 50% का, आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेम रखना, ठीक है? जब पेपर में बनाओगे तो यानी कि जब सेम चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है? और इसका जो कर्व है वो समझने वाला है। इसका जो कर्व बनेगा वो बनता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। ये रहा आपका कर्व। इसको हम लोग बोलते क्या हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रही हूं मैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको हम कर्व को कहते हैं, ठीक है? और इसके अंदर क्या होता है ये लिखा हुआ है, ये आप लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? जब हमारा ईडी जो होता है, ईडी जो होता है वो आपका इन्फिनिटी होता है। उल्टा 8 बना के आप इन्फिनिटी का नाम देते हैं और इन्फिनिटी कब होता है? इसको आप परफेक्टली इलास्टिक के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है? नो चेंज इन प्राइस, यानी कोई चेंज नहीं आता आपके प्राइस में। अब वो कैसे, वो भी देख लेते हैं हम लोग, जो कि मेरे को आपको समझाना भी है। तो थोड़ा सा मैं इसको, अब हम समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इन्फिनिटी कब होती है। देखो प्राइस सेम ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि पहले भी इस मार्कर का प्राइस 30 रुपए था, अभी भी 30 रुपए है, तो हमारी डिमांड फिर भी बढ़ रही है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि प्राइस तो सेम ही है। तो भी हम अपनी डिमांड को बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर क्या होता है? प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है? तो इसका जो कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। लेट सपोज ये रहा हमारा कर्व, जैसे कि मैं ज्वाइन कर ही देती हूँ। ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है,
ये आपका मेन क्वांटिटी थी, ठीक है। बढ़ा घटा के दोनों दिखा रही हूँ मैं आपको। लेट सपोज यहाँ पे ले लेते हैं 300, ये 30 ले लिया मैंने, ठीक है। ये आपका प्राइस है, ठीक है। और ये आपकी क्वांटिटी डिमांड है, इसको Q1 Q2। हाँ, अब समझो क्या है। तो भाई ये सब तो मैं मान के चलती हूँ कि आप क्लास 11 से ही पढ़ के आए हुए हो कि ये कर्व कैसे बनाए जाते हैं शेड्यूल को देख के, इसलिए मैंने फटाफट से बना दिया। और जिनको लगता है कि भाई ये बनाने नहीं आते हैं, तो आप प्लीज क्लास 11 की वीडियोस हैं वो जाके वहां देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ समझाऊंगी तो वैसे ही सिलेबस बहुत ज्यादा है कराने को, क्योंकि सोल वाले बच्चों का तो मतलब ये लगा लो कि फर्स्ट यूनिट के अंदर इतना सब कुछ डाल दिया, डिमांड भी डाल दिया, सप्लाई भी डाल दिया, बिजनेस इको के इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाल दिया, मतलब काफी लेंदी कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो मुझे अभी सप्लाई भी कराना है, तब जाके कहीं फर्स्ट यूनिट सोल वाले बच्चों का कंप्लीट होगा। और इसके बाद मैं सप्लाई की वीडियो वन शॉट बनाने वाली हूँ, और वो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी, क्योंकि वो बिल्कुल डिमांड के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब जहां जहां डिमांड है वहां वहां आपको मैं समझा दूंगी क्या करना है। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, प्राइस क्वांटिटी डिमांड, ये लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपने अगर ये सब भी लिखना भूल गए तो भी आपके बिल्कुल कर्व को काट दिया जाएगा और बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। तो प्लीज इस चीज का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है। पहले हमारी डिमांड जो थी, क्वांटिटी डिमांड यहाँ थी जब प्राइस इतना था, प्राइस इतना था। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक चीज तो समझ में ये आई है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ गया तो हम आगे की तरफ, घटा तो पीछे की तरफ। Q1 Q2 आपको समझ आ रहे होंगे, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तो हमारा जो कर्व बन रहा है वो कैसा जा रहा है, मतलब एक्स एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल। ये एक्स एक्सेस है, इसी के पैरेलल ही तो जा रहा है ना। तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सेस। क्या बोलेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपको समझ आती होगी बात। आई होप आपको क्लियर है जो मैंने अच्छे से समझाया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट भी आप लोग आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बारी, इसीलिए मैंने फ्रेश पेज अलग से लिए थे आपको अच्छे से समझाने के लिए। फिफ्थ वाला देख लेते हैं एक बारी हम लोग। फिफ्थ वाला जो है हमारा कौन सा है, ये वाला जहां पे मैंने एरो दिया है यहाँ पर, वो भी समझ लेते हैं। वो हमारा होता है परफेक्टली इनलास्टिक, जो कि ईडी इज इक्वल टू 0 होता है। अब 0 क्यों होता है वो समझ लेते हैं। इसका कर्व तो मैं आपको बना बनाया दिखाती हूँ, ये रहा, ठीक है, ये रहा ऊपर में। तो देखो परफेक्टली इनलास्टिक ईडी इज इक्वल टू 0 कब होता है। देखो मैं ना आपको ये सब समझाने से पहले ना शेड्यूल और कर्व समझाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये समझ आ जाता है तो ये तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। इसीलिए मेरा ध्यान, जो मेरा फोकस होता है वो ज्यादातर शेड्यूल और कर्व की तरफ है। प्राइस देखो, प्राइस पहले 20 रुपए था तो डिमांड 100 थी, प्राइस बढ़ गया 30 रुपए हुआ तो भी डिमांड फिक्स है। फिर हमारा प्राइस बढ़ गया 40, फिर भी अब डिमांड सेम है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्राइस बढ़ने पे फिर भी हम डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कब होता है। तो ऐसा मैंने आपको डिमांड चैप्टर में भी बताया था, और अभी कुछ देर पहले भी बताया कि जो हमारे नेसेसिटी गुड्स होते हैं, जैसे दवाइयां वगैरह हो गई, कोई और कोई जरूरी जो चीजें होती हैं, वो अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो भी हमारा डिमांड जो है वो सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस केस में हमारा जो कर्व बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सेस, ठीक है। रीजन क्या है पैरेलल टू वाई एक्सेस का, क्योंकि प्राइस जो है वो तो बढ़ रहा है, तभी तो पैरेलल हुआ ना उसके साइड। और जो हमारा यहाँ पे एक्स एक्सेस था, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो तो कांस्टेंट है, तो कहीं ऊपर नीचे तो हो ही नहीं रहा, तो पैरेलल टू वाई एक्सेस ही तो बनेगा। आई होप आपको क्लियर है। और परफेक्टली इनइलास्टिक ईडी इज इक्वल टू 0 को मैंने यहाँ लिखा भी है नेसेसिटी गुड्स के लिए, आप इसको याद रख सकते हैं। और ये पैरेलल टू वाई एक्सेस होता है, और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता, किसमें, नो चेंज इन क्यूडी, क्वांटिटी डिमांड में कोई भी बदलाव नहीं आता। प्राइस जो है आपका बढ़ता 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 रहता है, ठीक है। ये शॉर्ट में हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं इसी के, हमने एक ही में बना रखा है मैंने, एक ही में तीनों को समझा रही हूँ, ठीक है। देखो जब ईडी यहाँ से 0 है, ये ईडी इज इक्वल टू 0 है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ये ईडी इज इक्वल टू 1 है, तो आपको दिमाग लगाना है 0 और 1 के बीच में तो एक से कम ही होगा, ठीक है। और ये 1 और इन्फिनिटी है तो ये एक से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ईडी इज इक्वल टू 0, फिर इन्फिनिटी, और फिर इनके बीच के नंबर्स यहाँ दिए हैं, जैसे क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ठीक है। एक ही में बना भी सकते हो, मतलब अलग अलग भी बनाओगे और एक में भी बनाओगे तो भी चलेगा। अब हमारे बात करते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ, जो हमें मेन समझना है, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है। तो देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एंड परसेंटेज चेंज सी मतलब चेंज इन प्राइस, ठीक है।
तो देखो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है जो मैंने यहाँ लिखी है, जो मैंने अभी Q0 और Q1 बनाया था, बस आपको ये समझना होता है जो पहले से दे रखी होती है, जो आपकी पहले दे रखी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस बोलते हैं, जिसको हम Q0 और P0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ बनाया भी था। देखो जैसे आप देख सकते हो कि पहले आपकी इनिशियल होती है, उसके बाद आप बनाते हो, जो बनाते हो। अब दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो जैसे यहाँ पर ये क्या है, आपका एक्चुअल है, एक्चुअल क्वांटिटी थी तो क्यू था, और अब जो न्यू आई है उसे हम Q1 का नाम दे रहे हैं। बस आई होप आपको क्लियर है। जैसे प्राइस में भी सेम यही है, जो पहले होती है उसको हम इनिशियल बोलते हैं, और जो बाद में होती है, जो चेंज होके आती है, उसको हम P1 का नाम देते हैं, जो डॉटेड से बनती है कर्व पे। ठीक है, तो वही चीज है, P0 को हम इनिशियल प्राइस बोलते हैं, P1 को न्यू प्राइस बोलते हैं, Q0 को इनिशियल क्वांटिटी और Q1 को न्यू क्वांटिटी। आई होप आपको क्लियर है। और बस इसी को मैंने यहाँ पे समझाया है कि देखो जब परसेंटेज चेंज इन क्यूडी होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100 होगा, P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100, और ये दोनों आपस में कैंसल आउट होकर के 100 जो है आपका कट कैंसल आउट हो जाता है। अब मैं आपको फॉर्मूला सिखा देती हूँ। आपके पेपर में ज्यादातर ये पूछा जाता है, अगर आपसे बोले कि परसेंटेज मेथड बताइए से कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी, या फिर वो परसेंटेज ना बोल के आपको बोले फ्लक्स मेथड। ठीक है, इस चीज पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, फ्लक्स मेथड बोले या फिर वो आपको मैथमेटिकल मेथड बोले या फिर आपको प्रपोर्शनेट मेथड बोले, तो समझ जाना सब सेम ही है, और ये चीज याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो वही क्या है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। देखो ये आपका जो है डेल्टा जो होता है वो चेंज होता है, तो मैंने डायरेक्ट चेंज ना लिख के डेल्टा लगा दिया, इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही फॉर्मूला था। ठीक है, ये तो हो गया आपका परसेंटेज मेथड। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल आपसे यहाँ पे बात करूं प्रपोर्शनेट मेथड की, तो वो मैंने पीछे ही बता दिया था आपको, जो कि होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा बी इंटू पी बाई क्यू। ये कौन सा है आपका, वही इनिशियल और न्यू वाला जो है, उसी को हम प्रपोर्शनेट का नाम दे रहे हैं, प्रपोर्शनेट मेथड। मेथड ठीक है, तो ये अप्लाई कर देना, ये भी कर सकते हैं। एंड एक और आता है आपका, जो कि आपका कौन सा है, ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, इसके क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो मैंने क्लास 11 की वीडियो में बनाए थे, वो आप देख सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मेथड को हम आर्क मेथड भी कहते हैं और ग्राफिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम थोड़े से याद रखना, जिसका फॉर्मूला क्या है, ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। देखो ये कोई यहाँ पे डिवाइड नहीं है, ये तो मैंने ऐसे लाइन खींच दी थी, एक्चुअल लाइन यहाँ से है, तो लोअर की जगह बस अपर हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को डिवाइड देके। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिया है पूरा का पूरा, अच्छे से समझा भी दिया है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। सो फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कर लिया। इसमें मैं आपको हर तरीके से समझा दूंगी, क्वेश्चन कैसा भी आए आप आराम से कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा, और मैंने क्वेश्चन ऐसा ही उठाया जिसमें शेड्यूल वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था, फटाफट से शेड्यूल तैयार करके क्वेश्चन कर लेना है। देखो, व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इज 5 रुपीज, द कंज्यूमर बाय 20 यूनिट्स ऑफ दैट गुड्स, व्हेन प्राइस चेंजेस टू ₹7, द क्वांटिटी परचेज चेंजेस टू 12 यूनिट्स, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड यूजिंग प्रपोर्शनेट मेथड। देखो लिखा हुआ आगे ना प्रपोर्शनेट मेथड, तो भाई प्रपोर्शनेट मेथड मैंने आपको अभी समझाया, और यहाँ पे भी आपको क्लियर करने के लिए यहाँ भी देखो वही वाली चीजें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझा दी थी। देखो यहाँ लिखा भी है, परसेंटेज चेंज मेथड बोले, प्रोपोर्शनल मेथड बोले, आपको बस कुछ नहीं करना, वही चीज जो मैंने अभी समझाई है परसेंटेज के लिए अभी आपको समझा चुकी हूँ, और प्रोपोर्शनेट के लिए भी समझा चुकी हूँ। तो देखो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, घबराना बिल्कुल नहीं है पेपर में कि हाँ भाई न्यूमेरिकल आ गया, क्या करें, कुछ नहीं, ये समझ लो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स, तो आपको क्या करना है, पहले तो ऐसे शेड्यूल बनाना है। ठीक है, यहाँ एक तरफ आपको प्राइस लिखना है और एक आपको यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिखना है। व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इज ₹5, वो क्या बता रहा है, प्राइस बता रहा है, तो पहले 5 रुपए प्राइस बताया इसने, फिर बताया कंज्यूमर बाय 20 यूनिट्स, यानी कि 5 रुपए का जब प्राइस था सामान का,
तो कंज्यूमर ने 20 यूनिट को खरीदा, तो 20 यूनिट को खरीद लिया, ठीक है भाई, हम समझ गए। उसके बाद उसने क्या बात बोली, उसने बोला व्हेन प्राइस चेंजेस टू 7 रुपीज, अब प्राइस 5 रुपए से 7 रुपए हो गया, तो प्राइस वाले कॉलम में ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी परचेज, जब प्राइस बढ़ गया तो उसने क्वांटिटी चेंज कर दी, यानी कि कंज्यूमर ने 20 रुपए से 12 रुपए कर दी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आपको यहाँ पे एक्चुअल में इलास्टिसिटी निकालनी है, अब डिमांड निकालनी है कि इन दोनों में कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। बुक का थोड़ा सा मेथड मैं नहीं देख रही हूँ, आपको मैं बिल्कुल सिंपल मेथड तरीके से बता रही हूँ। ये आपको समझ आ गया होगा, शेड्यूल में थोड़ा जूम भी कर रही हूँ। अब देखो करना क्या है, ठीक है। तो देखो भाई सिंपल मेथड क्या है, सिंपल क्या है, आपका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। भाई इन्होंने तो ऐसे लिखा है, मगर मैं तो इसी तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। आपको बुक वाला छोड़ो, इस वाले को समझो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शेड्यूल में फिर से बना देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे आपका प्राइस आ रहा है, ये 5 रुपए से 7 रुपए हो गया, ये क्वांटिटी डिमांड 20 से 12 हो गई, ठीक है। अब आओ फटाफट करते हैं इसको। तो देखो अब सबसे पहले चेंज, यानी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, तो क्वांटिटी डिमांड में कितने का, 8 का चेंज आया जी, हमने लिख दिया। उसके बाद प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 2 रुपए का, हमने लिख दिया। अब प्राइस और क्वांटिटी कौन सा वाला ले, मतलब ऊपर वाला ले या नीचे वाला, तो देखो जब भी प्राइस और क्वांटिटी लेनी होती है तो हम इनिशियल वाली लेंगे, पहले वाली लेंगे। पहले कितनी थी, पहले वाली तो यही थी ना, 5 रुपए ही तो थी, तो 5 रुपए ले ली। एक्चुअल में क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 20 थी। अब आपको करना क्या है, अब आप ध्यान से समझ लो, देखो चीज वही है जो मैंने यहाँ किया, उन्होंने अभी वही किया, बस आगे पीछे है थोड़ा सा, ठीक है, बट सिंपल तरीके से। तो अब सबसे पहले बात तो ये है कि जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। आप तो वैसे कैलकुलेटर अलाउड है, फटाफट कर लोगे, लेकिन मैं ऐसे आपको करके दिखा रही हूँ। 2 4 8 हो गया, ठीक है, 4 5 यहाँ पे 20 हो गया, 5 से 5 कट गया, बचा कितना, 1। 1 इज द आंसर, और देखो 1 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने तो आगे स्टेप नहीं करा, मैंने काट वाट के आपको पूरा प्रॉपर यहाँ पे पूरा समझा दिया है, ठीक है। लेकिन एक बात जो है आपको अच्छे से समझ आती होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दी है। तो आप सारे क्वेश्चन करना, इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और बाकी कोई भी दिक्कत आए तो आपका अपना चैनल आप कमेंट कर सकते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा का पूरा वन शॉट करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सप्लाई फटाफट कराऊंगी मैं, और वो बिल्कुल डिमांड जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज उसमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद फर्दर वाले चैप्टर्स भी करने हैं। और जो बच्चे इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नोट्स लेना चाहे तो ले सकते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जल्द से जल्द वीडियोस आ जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।